हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट अपडेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2025 के मोस्ट अपडेटेड डाटा के आधार पर सारी चीजों को कवर करेंगे। दोस्तों, आगामी एग्जाम आपके जितने भी हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी पेट हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। इससे रिलेटेड आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कोई भी आपका छूटेगा नहीं। जितने भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर, जितने भी रिलेटेड है मोस्ट अपडेटेड डाटा के आधार पर आपको हम कवर कराएंगे। दोस्तों, ये हमने हैंड नोट्स के माध्यम से आपकी जो आई दृष्टि है वो और कुछ वेबसाइट्स के आधार पर हमने ये नोट्स तैयार किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा ध्येय यही है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है तो उसका कद्र करते हुए हम आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जो आपके लिए लाभकारी हो सके। तो चले हम लोग दोस्तों सबसे पहले देखते हैं। और हाँ, यहां पर मैं आपको ये बता दूं, ये आया तो 2025 का डाटा है। ये जो SRAS है तो ये 2025 के डाटा के अनुसार है, लेकिन इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो 2022 के संदर्भ में है। इतना याद रखे रहिएगा, क्योंकि 2022 बीता होगा, उसके बाद सारी चीजें सर्वे की गई होंगी, निकाला होगा, तो अब जाके 2022 का डाटा 2025 में रिलीज हुआ है। इसे रिलीज कौन करता है, जारी कौन करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, जो भारत सरकार की एक संस्था है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों जन्म दर के बारे में। हम सिर्फ ऐसा आपको बताएंगे भी जिससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो और सारी चीजों को इससे कनेक्ट भी करेंगे। तो जन्म दर क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। आप लोग एक और पढ़े होंगे प्रजनन दर। प्रजनन दर अलग होता है। प्रजनन दर में क्या होता है कि एक महिला औसत रूप से कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो प्रजनन दर होता है। लेकिन जन्म दर दोस्तों क्या होता है कि 1000 पॉपुलेशन पर यानी 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे उत्पन्न नए हो रहे हैं एक वर्ष में, उसे जन्म दर कहा जाता है। जैसे आपकी गांव की आबादी, उसमें छोटे बड़े बूढ़ जवान मैरिड अनमैरिड 1000 लोग हैं। आप अगले साल यानी ठीक 1 साल बाद देखिए कितने नए लोग आ गए। तो जितने नए लोग आए वही समझ लीजिए जन्म दर है। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये आज से लगभग 50 साल पहले 1971 में ये जन्म दर कितना था? ये 36.9 यानी मोटा मोटा कह सकते हैं ये 37 था। तो 19.1, तो ये आप समझ गए। ये राष्ट्रीय स्तर के आधार पर ये हमने बताया, और 2022 के संदर्भ में यही जो मैंने बताया 19.1। और 1 साल पीछे का भी कभी कभी पूछ लेता है, 2021 के अनुसार कितना था? 19.3 था। तो कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, सर ये बच्चे कैसे दशमलव में हो गए? तो मेरे भाई, आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगा। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप परिपक्व हैं, तो ये औसत रूप से है। औसत रूप समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया थोड़ा सा। अब आपको हम दिखाते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी ओवरऑल रूप से दोस्तों ये राज्यवार रूप से आपको दिखाते हैं कहाँ है। तो बिहार की प्रजनन दर दोस्तों सबसे अधिक है 26.9। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखे रहिए क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, 24.2। राजस्थान का दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर है 23.8। मध्य प्रदेश और मेघालय। तो ये जो दोस्तों ये आपकी जो क्रोनोलॉजी है, ये क्रम है, इसको याद रखे रहेंगे तो आपको काम देगा। खास करके यूपी का तो शुरुआत के 3 जरूर याद रखे रहिएगा। बिहार सबसे ज्यादा, और 2021 में भी जो पिछले साल का था, इसके 2021 वाले डाटा के अनुसार उसमें भी बिहार पहले ही नंबर पर था। तो स्वाभाविक सी बात है, इतने जल्दी इतना चेंज होगा नहीं, वही होगा लगभग। अब दोस्तों न्यूनतम के आधार पर बात करें, यानी केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर है ओवरऑल, तो अंडमान निकोबार यानी सबसे कम जन्म दर कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, 10.2 है, यानी 1000 लोगों पर 10.2 बच्चे पैदा हुए। तो और दूसरे नंबर पर है दोस्तों गोवा 10.9। तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़, और चौथे नंबर पर है तमिलनाडु 12.1। फिर केरल और पुदुचेरी मिलाकर दोनों बराबर है 12.4। अब आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पूछेगा कि सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य में है, तो बिहार बताइए। सबसे कम किस जन्म दर किस राज्य में है, तो गोवा बताएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य थोड़ी ना है अंडमान निकोबार, तो गोवा बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आगे अगर आपको चले दिखाएं, अगर आपको कभी कभी ऐसा पूछ लेता है बड़े राज्यों में, जैसे गोवा सिक्किम ये सब छोटे राज्य में आते हैं, तो बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है बिहार में है, आपको पता ही है बिहार बड़े राज्य में आता है। उसके बाद ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सबसे कम है। बड़े राज्यों की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु सबसे कम,
और बिहार सबसे ज़्यादा। अगर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा सबसे कम राज्यों में। अगर यूटी को भी मिला लेंगे तो सबसे कम अंडमान निकोबार में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे अब आपको दिखाते हैं दोस्तों मृत्यु दर। जैसे जन्म दर है दोस्तों, उसी तरह से मृत्यु दर भी होता है कि 1000 जनसंख्या पर इसको भी काउंट किया जाता है। 1971 के डाटा के अनुसार लेंगे तो ये मृत्यु दर 14.9 यानी ये 15 था मोटा मोटा। तो आप समझ लीजिए ये 1971 यानी 50 साल पहले के डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है। तो मृत्यु दर यानी डेथ रेट को दोस्तों प्रति 1000 पर ये भी काउंट किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ये कितना है, अभी जो अभी का डाटा है उसके आधार पर 6.8 है। तो आप सोच लीजिए 50 साल पहले ये कितना था, लगभग 15 था। आज कितना है, ये 6.8 था लगभग। अब दोस्तों हम लोग ओवरऑल अगर बात करें स्टेट और यूटी को मिलाकर शीर्ष यानी सबसे अधिक मृत्यु दर कहां पर है, इसके बारे में अगर आप लोग अब बताएं राज्यवार तरीके से। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है 9, उसके बाद पंजाब में है 8.3, फिर गोवा 8.2, ओडिशा, फिर केरल। तो ये चीज समझ गए होंगे। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम ये मृत्यु दर कहां पर है इसके बारे में, तो दोस्तों सबसे कम कहां है, ये चंडीगढ़ 4.2, दिल्ली 4.6, फिर ये क्रोनोलॉजी आप समझते जाइएगा, मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूं। मणिपुर और सिक्किम दोनों का बराबर है 4.9, फिर दादर नागर हवेली आप ये समझ गए होंगे, और ये नागालैंड है। तो ये सब क्रम को याद रखे रहेंगे, खास करके शुरुआत के 3। अब अगर आपसे अगर ऐसे पूछे, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए इतना प्रोवाइड करा दिया भारी भरकम, आपसे यही पूछेगा कि मृत्यु दर सबसे अधिक किन राज्यों में है, तो बता दीजिएगा सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। सबसे कम किस राज्य में है, तो मणिपुर और सिक्किम दोनों में से कोई एक रहे, क्योंकि दोनों का बराबर है। तो इसको बता दीजिए, राज्य के सेंस में पूछा है। अगर ओवरऑल राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अधिकतम में तो दूर दूर तक कोई नहीं है, न्यूनतम में तो ये आ जाएगा आपका चंडीगढ़। यस, उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम लोग समझने जा रहे हैं बहुत अच्छा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी दोस्तों ये जो शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, ये भी दोस्तों 1000 जीवित जन्म के आधार पर ये भी काउंट किया जाता है। कैसे दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको चीज को समझे रहेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका समय हमारा तो गया ही, आपका भी सबसे बड़ा, क्योंकि आपका ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों ये जो होता है कि जैसे शिशु मृत्यु दर निकालना होता है कि जितने बच्चे जन्म हुए, मान लीजिए 1000 जीवित जन्म हुआ, 1000 बच्चों का जन्म हुआ, और 1 साल पूरा होने से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो गई उन्हीं को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो 1000 जन्म हुए, 1000 जन्म में से मतलब जितने 1000 जन्म जो हुए, उन 1000 जन्म का आप ग्रुप बना लीजिए, उनमें उन 1000 में से जितने बच्चे 1 वर्ष पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, वो वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर इस समय शिशु मृत्यु दर 26 है मोटा मोटा। अब जबकि 1971 यानी आज से 50 साल पहले डाटा के आधार पर देखेंगे तो 129 था। स्वाभाविक सी बात है कि सारी चिकित्सा प्रणाली, मेडिकल, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, जागरूकता बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है शिशु मृत्यु दर घटेगा। अभी आपको और आएगा दोस्तों जो है नवजात मृत्यु दर, तो आपको हम बताएंगे शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में अंतर क्या होता है, इसको बताएंगे। तो अभी आप ये रखिए शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, अभी 26 है, ये मोस्ट अपडेटेड डाटा के आधार पर। अगर हम लोग शीर्ष की बात करें, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी ओवरऑल के सेंस में है ये, तो सबसे ज्यादा ये शिशु मृत्यु दर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखे रहिएगा। और सबसे कम अगर पूछे तो मणिपुर में है, 3 है। तो मध्य प्रदेश में 40, मणिपुर में 3 है। अगर हम लोग इस सीक्वेंस कर पूरा कर लें शीर्ष वाले में, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उससे कम छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों का बराबर है। इसको याद रखे रहेंगे क्योंकि उसमें यूपी का है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिशा असम दोनों का दोस्तों बराबर है 32, और राजस्थान मेघालय 30, और बिहार हरियाणा 26, तो 30 है यहाँ। तो इस सीक्वेंस को याद रखे रहिएगा। न्यूनतम के सेंस में अगर हम बात करें तो मणिपुर 3 है दोस्तों ये शिशु मृत्यु दर, फिर लद्दाख, सिक्किम, गोवा 5 है, पुदुचेरी केरल 6 है, और पुदुचेरी का ये 6 है, और केरल दादर नागर हवेली इसका दोस्तों 7 है, फिर अंडमान निकोबार और नागालैंड,
अंडमान निकोबार का 8 है, फिर नागालैंड का 9। तो इतना आपको ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ यही पूछेगा सबसे अधिक मृत्यु दर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। सबसे कम किस राज्य में है, तो मणिपुर। और खास करके एक दो और याद कर लेंगे तो ये जैसे यूपी वगैरह का आपके लिए लाभकारी होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मातृ मृत्यु दर के बारे में। फिर आपको नवजात मृत्यु दर, अभी आपने शिशु मृत्यु दर समझा, अब भाई आपको नवजात मृत्यु दर समझाने वाले हैं। तो मातृ मृत्यु दर के बारे में समझते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो। दोस्तों यह जो मातृ मृत्यु दर होता है प्रति 1 लाख माताओं पर ये निकाला जाता है। आपको ये बता दें, जैसे मान लीजिए 1 लाख महिलाओं ने जीवित बच्चों को जन्म दिया, जीवित बच्चों को जन्म दिया, उस पर कितनी महिलाओं की जीवित जन्म 1 लाख जीवित जन्म देने के बाद कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, यही होता है मातृ मृत्यु दर। तो याद रखी रहिएगा ये प्रति 1 लाख पर होता है। तो ये रेशियो है 2020-22 के, यानी जो मोस्ट अपडेटेड डाटा है इसके आधार पर अभी मातृ मृत्यु दर 88 है, 88। और बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी सबसे ज्यादा है 159, और केरल में अभी सबसे कम है 18। तो याद रखे रहिएगा ये चीजें, ये सीक्वेंस है, शॉर्टकट में मैंने आपको यहाँ बता दिया, इतना ब्रॉड में जरूरत नहीं है। यही पूछा जाता है, इतने पूछा जाता है, या तो राष्ट्रीय स्तर वाला पूछ लेगा या तो फिर सबसे कम या सबसे अधिक। तो ये चीजें आप सब में याद रखे रहिएगा। मैं थोड़ा सा वहां विस्तार से बता दिया क्योंकि हो सकता है भाई कोई भरोसा नहीं, तो आप सेफ स्थिति में रहें। अब दोस्तों अभी आपको जो मैंने बताया था शिशु मृत्यु दर, अब आपको हम बताने जा रहे हैं ये नवजात मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर में दोस्तों अभी मैंने बताया था कि 1 साल जो बच्चे पैदा हुए 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल पूरा होने से पहले जितने लोग मर गए, जितने बच्चे मर गए, तो दोस्तों वो शिशु मृत्यु दर होता है। लेकिन नवजात में क्या होता है कि जो बच्चे पैदा हुए, मान लीजिए 1000 जीवित जन्म हुआ बच्चों का, और वो 28 दिन से पहले जितने कम, बस यही अंतर होता है। वहां 1 साल और यहाँ इसमें नवजात में वाले में क्या होता है 28 दिन होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बस यही अंतर होता है। 28 दिन से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, यही आपको बताता है नवजात मृत्यु दर। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है 28 दिन। और सबसे अधिक कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय स्तर वाला तो मैंने आपको बता दिया। तो ये नवजात मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश 29 है और केरल 5 है। तो इस डाटा को याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग चलें, अगर यहाँ देखें, अब दोस्तों जरा हम लोग समझ लें जन्म के समय लिंगानुपात क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छा अभी आप समझ पाएंगे कि कैसे जन्म के समय लिंगानुपात क्या होता है और समय बढ़ता है तो कैसे लिंगानुपात चेंज होता है। इस चीज को, कंसेप्ट को अभी आप समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे सेक्स रेशियो, जैसे पढ़ाया जाता है यूपी का सेक्स रेशियो, भारत का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, इसके बारे में जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का लिंगानुपात इस समय राष्ट्रीय स्तर यानी भारत का लिंगानुपात 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। तो इसी तर्ज पर दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात इस समय कितना है, 914 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे ना कि 1000 पर 943 लड़कियां, यानी, और यहाँ पर दोस्तों 1000 पर 912 लड़कियां, उसी तरह से हजार बेबी बॉयज पर दोस्तों 1000 बेबी बॉयज पर 914 बेबी गर्ल्स हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यही है। तो इससे यह साबित होता है दोस्तों, यहाँ 914 है, यहाँ 943, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कैसे बढ़ जाता है, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर वाला बढ़ जाता है, यानी ये लड़कियां शुरुआत में तो पैदा कम होती हैं, फिर कैसे कैसे उनका जो है बढ़ जाता है। तो इसका दोस्तों यही खास बात है, इसका कंसेप्ट यही है कि दोस्तों लड़कियों के इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, उनकी मृत्यु ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा मृत्यु बच्चों की होती है, जो मतलब कह सकते हैं हम मेल बॉय, मतलब मेल बेबी होता है, उनका मतलब मृत्यु डेथ ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ये लड़कियों का एक रेशियो बढ़ता जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे, अब जन्म के समय लिंगानुपात ये भारत का, ये यूपी का, ये समझ गए होंगे आप क्यों बाद में बढ़ जाता है लड़कियों का, तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ये बताया जाता है कि अच्छी होती है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया है कुल प्रजनन दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा। कुल प्रजनन दर दोस्तों यहाँ पर आप कई चीज सीखेंगे। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है यहाँ पर, तो 2021-2022 दोनों के सेंस में दोस्तों ये 2 है। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ये कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR क्या होता है। तो दोस्तों एक महिला
अपने जीवन में औसत रूप से कितने बच्चों को जन्म देती है, वही कुल प्रजनन दर होता है। तो इस समय का जो डाटा आया है 21-22 के संदर्भ में, तो इसमें बताया जा रहा है कि औसत रूप से आप समझ रहे होंगे, अगर मैथ का स्टूडेंट होंगे तो औसत रूप से एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है इस समय पूरे भारत में। अगर हम लोग दोस्तों राज्यवार अगर देख लें तो सबसे ज्यादा बिहार में है इस समय, कुल प्रजनन दर 3 है। और सबसे कम अगर हम लोग बात करें, दिल्ली तमिलनाडु दोनों का बराबर है 1.3। तो आप लोग इस बात को अब समझ गए होंगे। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात कर लें, उत्तर प्रदेश का 2.6 है, ये हो गया। और दोस्तों अभी जो नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश लाई है 2021 से 2030 के लिए, इसमें बताया गया है कि हम 2026 तक ये जो उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर 2.6 है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति में कहा है, नई जनसंख्या नीति में, कि 2026 से हम 2026 तक हम ये 2.6 को 2.1 तक लाएंगे, क्योंकि जनसंख्या हमें कम करनी है। और 2030 तक इसको 2.1 से घटाकर 1.9 तक करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसके बारे में पूरा समझ गए होंगे, जितने भी मैंने बताया सारी चीजों के बारे में, जन्म दर, मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, ये सब सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं। आगे दोस्तों इसको 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे दोस्तों, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक रहता है। टेलीग्राम को दोस्तों वहां पर आप अगर जाएंगे तो आपको ये इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे दोहरा भी सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए, क्योंकि एक बार अगर पढ़े रहेंगे, दूसरी बार अगर दोहरा लेंगे तो ये अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।